हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम बात कर रहे थे कि फूड रिसोर्सेज में कैसे हम यहाँ पे सुधार ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने जो बात की है, आपने बात की है यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरकों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक ही करके सबसे पहले देख लीजिए कौन से टॉपिक हमारे कवर यहाँ पे हुए हैं। आपने इंट्रोडक्शन जाना और उसके बाद हमने बात की वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर एक सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है कि यहाँ पर हमें क्यों क्रॉप में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, अभी तक क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। और नेक्स्ट हमने बात की है टाइप्स ऑफ क्रॉप और अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर सीजन में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को उगा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कौन से टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उन क्रॉप्स को किन सीजन में उगाया जाता है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। इसी के साथ हमने एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, लिया था एग्जाम्पल को देख करके हमने कहा था कि क्यों हम इन क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसका रीजन हमने कहा था क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किस प्रकार से होती है। इसी के साथ साथ आपने टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में बात की है। जीन का परिचय हमने देखा है, जीन का इंट्रोडक्शन हमने देखा है, और हमने कहा कि जीन क्या होता है। सबसे पहले हमने बात की है डीएनए के बारे में, डीएनए क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर जीन के बारे में कि जीन क्या होता है। अब जीन की क्या विशेषताएं होती हैं, जीन को किस प्रकार से हम यहाँ पर क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज में ला सकते हैं। डीएनए बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, हमने कहा डीएनए बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति के जीन को किसी दूसरे व्यक्ति कहिए या जीव कहिए, कोई भी जीवों में आप प्लांट्स एंड एनिमल्स कोई भी हो सकता है। हमने कहा किसी एक जीव का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किसी दूसरे जीव के जेनेटिक मटेरियल के साथ जब ऐड किया जाता है, तो जिस टेक्निक के थ्रू हम ये प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर डीएनए बायोटेक्नोलॉजी, चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जीन के बारे में, जीन के परिचय के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, जीन क्या है, जीन में किस प्रकार से फंक्शनिंग होती है, डीएनए टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से जीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा फैक्टर ऑन विच क्रॉप यील्ड जेनेटिकली डिपेंड। अब सबसे पहले हमने जेनेटिक्स को समझा था, जेनेटिक मटेरियल को समझा था, जिसमें डीएनए और जीन की बात हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सी बात ये की थी, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी को आपको बताऊं, मैंने कहा कोई एक जीव है, दो जीव है बेसिकली, हमने कहा ये इसका जेनेटिक मटेरियल है इस प्रकार से, और किसी दूसरे जीव का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये है। अब हमें करना क्या था, हमें इसके जेनेटिक मटेरियल का कोई भी एक पार्ट इस जीव में डालना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस प्रकार से यहाँ पे ऐड हो गया। सिंपल से हमने क्या किया, इसके जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल में एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि हमने कहा था हर एक जो जीव है वो स्पेसिफिक है, जो जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए है वो हर किसी का क्या होता है, यूनिक होता है। तो सिंपल से इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। और हमने कहा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं, क्रॉप की क्वालिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर क्रॉप की यील्ड को या कि फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग आती है फैक्टर ऑन विच क्रॉप यील्ड जनरली डिपेंड। ठीक है, क्लियर है इतना। पहला आता है द सीड यूज्ड बाय द फार्मर्स। हमने कहा कि वो कौन कौन से कारक हैं जो कि यहाँ पर फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे घरों में जब पारंपरिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है पारंपरिक खेती किस प्रकार से होती है। आपने अपने घरों में देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा या कहीं आपने सुना होगा
तो किसी न किसी रूप में आपने पारंपरिक खेती का जो सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न हमारे पास आता है, वो आपने देखा है। हमारे घरों में क्या करते हैं कि जैसे आपने फसल की कटाई कर ली, जैसे अभी आपने देखा कि धान की कटाई हुई है या मंडवे की कटाई हुई है, तो जब भी यहाँ पर किसी भी फसल की कटाई होती है तो उसमें जो सीड होते हैं, जो बीज हमें प्राप्त होता है, हम देखते हैं जो अच्छे बीज होंगे उन्हें हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम बुआई के लिए रख देते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अच्छे बीजों का चयन क्यों किया जाता है कि जितने अच्छे बीज होंगे उतनी ही अच्छी हमारे पास क्या आएगी, फसल आएगी, और उतनी ही अच्छी हमारी पैदावार होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अच्छे बीजों को सेलेक्ट किया जाता है। अच्छी इन द सेंस हमने कहा, हम देखते हैं कि जो बीज जो हैं वो कैसे होंगे, हेल्दी होते हैं, उनमें कोई छेद ना हो। बहुत बारीक बीज हम नहीं रखते हैं, जो मोटे मोटे बीज रहते हैं, जो अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं दिखने में, हम उन्हें क्या करते हैं, अगले टाइम के लिए, अगले सीजन में बोने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो फार्मर ने बुआई के लिए बीजों को सेलेक्ट किया है, उन बीजों की क्वालिटी किस प्रकार की थी, इस पर निर्भर करता है कि वहाँ पे पैदावार कैसी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा कि गेहूं के बीज हैं, कोई एक बीज है वो हेल्दी बीज है, यानी कि वो आपको मोटा दिख रहा है, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं है। दूसरी प्रकार का जो बीज था वो बहुत पतले बीज हैं, और वहां पर कहीं कहीं पे आपको छेद भी दिखाई दे रहे हैं। छेद का मतलब क्या होगा कि वहां पर कोई ना कोई इंसेक्ट या कोई ना कोई जो कीड़ा होगा या इंसेक्ट होगा, वो क्या करे, उन बीजों को खा रहे हैं। तो अगर हमने कहा दोनों बीजों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो स्वस्थ बीज है, जो मोटे बीज आपको दिखाई दे रहे थे, वो अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छी सी वहां पे क्या होगी, पैदावार होगी। वहीं अगर हम दूसरे बीज को देखते हैं कि जो बहुत बारीक थे दिखने में, जो जिन पे आपको छेद दिखाई दे रहे थे, वो कभी कभी आप देखते हैं कि वो पौधे उनसे बन ही नहीं पाते, यानी कि उसमें अंकुरण ही नहीं होगा, क्योंकि उन पौधों में छेद जो हो रखा है उन्हें अंदर से खोखला कर दिया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आएगा कि जो फार्मर बीज यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो आपने पढ़ा, द सीड दैट आर ऑफ सिमिलर वैरायटी आर प्रेफरेबल। ठीक है, हमने बोला कि जो सीड यहाँ पर क्या होते हैं, अच्छे सीड होंगे या स्वस्थ सीड होंगे, उन्हीं को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। सेकेंड, क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, ये तो आप समझते हैं। आपने कहा ठीक है, आपने सीडों का जो सिलेक्शन है वो अच्छे सीड आपने लिए हैं, लेकिन अगर वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल थी, तो जैसे कि जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी उस टाइम पे बारिश नहीं हुई या पौधों को पानी नहीं मिला, जिस टाइम पे कम टेम्परेचर की ज़रूरत है उस टाइम पे टेम्परेचर हाई हो गया है, जब हाई टेम्परेचर की आवश्यकता थी तब टेम्परेचर कम हो गया है, ह्यूमिडिटी में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फिर भी क्या होता है, जो यहाँ पे फसल का उत्पादन है या जो फसल है वो प्रभावित यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमने कहा द डुअलिटी ऑफ सॉइल। तो क्लाइमेट और वेदर कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, क्रॉप दैट कैन बी सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रेफरेबल। नेक्स्ट हमने कहा था डुअलिटी ऑफ सॉइल्स। अब यहाँ पर आप जानते हैं, अगर हम किसी पौधे की बात करें, सिंपल से अगर किसी पौधे की बात की जाए, तो वो जो पौधा होता है वो किन किन तत्वों पे निर्भर करता है, उसकी ग्रोथ जो है वो किन तत्वों पे निर्भर करती है, उसे क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो उसे सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले उसे क्या चाहिए होगी, सॉइल, क्योंकि सॉइल से ही उसे क्या मिलेगा, H2O यानी कि वाटर। सॉइल से ही उसे क्या मिलेगा, मिनरल मिलेगा। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर जब भी हम किसी बीज को बोते हैं तो वहां पर उसे वाटर मिलेगा, उसे मिनरल मिलेगा। बाकी उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए क्या होगा, उसे वाटर चाहिए, उसे मिनरल चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, जर्मिनेशन हो सके। जब एक बार जर्मिनेशन हो जाता है तब यहाँ पे रूट और शूट का फॉर्मेशन होगा, तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और उसमें से भी फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप समझते हैं। हमने कहा कि अगर यहाँ पे सॉइल अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। लेकिन अगर मिट्टी ही अच्छी नहीं हुई, तो यानी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, मिट्टी में भरपूर मात्रा में पानी नहीं है। अब जब भी आप क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, आप मिट्टी में पानी डालते हैं, ऐसा तो नहीं है हम ऊपर से पानी डालेंगे पत्तों में कि पत्तों से ही एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, मिट्टी से पानी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अब यहाँ पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, जो खनिज पदार्थ है वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, जिससे आप कहते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक होनी चाहिए। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी होने का सिंपल सा मतलब है कि मिट्टी में भरपूर मात्रा में क्या हो, मिनरल्स हो, खनिज पाए जाते हों।
ठीक है। जिस मिट्टी में भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जा रहे हैं, हमने कहा उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक है या वो मिट्टी उपजाऊ है। जिस मिट्टी में हम कहते हैं मिनरल्स नहीं होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम है, या फिर इसमें ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, क्रॉप्स दैट कैन सर्वाइव इन हाईली सलाइन सॉइल आर प्रेफरेबल। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, ये तो मिनरल्स की बात हुई, लेकिन जो मिट्टी होती है उसके अलग अलग गुण होते हैं, जैसे कि पीएच यहाँ पर होता है। पीएच आपने समझिए एक स्केल होती है, पीएच पीएच एक स्केल होता है। हमारे पास एक स्केल आता है जिसका जिसमें नंबरिंग होती है 1 to 14, यानी कि 1 से 14 तक यहाँ पे क्या होगी, नंबरिंग होगी। ठीक है, 1 to 14 यहाँ पे नंबरिंग होती है। ये हमें बताता है पीएच, और पीएच हमें क्या बताता है, किसी भी चीज की हम कहते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर, यानी कि अम्लीय गुण, अम्लीय गुण व क्षारीय गुण। अम्लीय और क्षारीय गुण को बताता है। अब अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अपनी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझोगे। क्लास 9 से ही आपकी केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट आने लगते हैं, जैसे कि जिसके आप क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसकी, यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों के। तो हमने कहा पीएच स्केल होती है, आपने वहाँ पे पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ा होगा। पीएच स्केल हमें बताती है, यहाँ पर नंबर के थ्रू हम समझ पाते हैं कि किसका गुण अम्लीय है और किसका क्षारीय यहाँ पे गुण होता है। हमने कहा अगर 7 से नीचे किसी का पीएच है, जैसे पीएच 1, पीएच 2, पीएच 3, पीएच 4, पीएच 5, पीएच 6, या फिर पीएच 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, यानी कि इसके बीच में भी आपके पास यूनिट आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 2 3 4 में ही पीएच आएगा। हमने कहा अगर 7 से कम पीएच है तो ये बताता है अम्लीय गुण को, और अगर 7 से अधिक होगा तो ये बताता है क्षारीय गुण को। अगर हम 7 की बात करें तो ये होता है उदासीन। ठीक है, उदासीन यानी कि ना तो अम्लीय गुण पाए जा रहे हैं ना तो क्षारीय गुण है, बीच का है, स्टेबल है, उदासीन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला क्या कि आपकी सॉइल का भी पीएच होता है, कुछ भी आपकी सॉइल का पीएच हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी करता है कि अम्लीय गुण पाए जा रहे हैं सॉइल के या क्षारीय गुण पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सॉइल का जो पीएच है वो वैरी कर सकता है। आपने कहा अम्लीय गुण भी हो सकते हैं सॉइल के और क्षारीय भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आपने सॉइल पढ़ी है, हमारे पास मेनली 3 प्रकार की सॉइल आती है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की जो सॉइल हैं या फिर अलग अलग जगह के अलग अलग रीजन की जो सॉइल होती है उसका जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है। आपने कहा कि अगर यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत सैलाइन है या फिर उसका जो पीएच है वो बहुत कम है या पीएच ज्यादा है, तो जो सॉइल है यहाँ पे, जो क्रॉप है यहाँ पर, वो वहां पर ग्रो कर सके, यानी कि हमने कहा कि वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, जिन पर क्रॉप यील्ड क्या होगी, डिपेंड होगी। तो सबसे पहले हमने कहा सीड की क्वालिटी होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, और यहाँ पर जो मिट्टी है मिट्टी की प्रकृति होगी। तो आपने कहा कि अगर जो यहाँ पे क्रॉप है वो हर प्रकार की मिट्टी में ग्रो कर पा रही हो तो बहुत अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की उपलब्धता। अभी ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा कि हर एक प्लांट को पानी चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर हो रही है तो उसमें पानी क्या होता है, मस्ट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब वैरी करता है कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं उन्हें अलग अलग अमाउंट में पानी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अधिक पानी चाहिए होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए होता है, लेकिन चाहिए दोनों को, हर एक प्रकार के प्लांट को पानी चाहिए। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लांट किसी को अगर ज्यादा पानी चाहिए, किसी पौधे को या किसी फसल को, तो हमेशा उसे अधिक पानी की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हमने क्या लिया था, धान का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, हमने कहा था कि जो धान की रोपाई है वो जून से जुलाई में होती है, और वहां पर जब रोपाई होती है तो वहां बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पहले तो धान को उगाया जाता है,
फिर उसके जो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी रोपाई की जाती है खेतों में, और खेतों को पूरा पानी से भरा जाता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे जैसे जो पौधे हैं वो बड़े होंगे अब पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होगी, कम आवश्यकता होगी। ठीक है, वैसे हमने कहा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि रेनी सीजन में जो आपको कुछ वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स आपको मिल रहे थे तो वहां पर उन्हें क्योंकि अधिक पानी की आवश्यकता है इसीलिए वो रेनी सीजन में हो रहे हैं। अलग अलग प्लांट को अपनी लाइफ की अलग अलग जो स्टेजेस होती है, जो लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस होती है उसमें अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन होती सबको है। कहीं पे ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। तो आपने कहा क्रॉप शुड बी ग्रोन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द रीजन। आपने कहा कि अगर कोई प्लांट, अब हम बात करें कि किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं तो ये फैक्टर हमारे पास आते हैं। अब हमने कहा कि जब हमने जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप हमारे पास आ जाती है, यानी कि वो क्रॉप जिसको हमने क्या किया है, जिनके जेनेटिक मटेरियल में हमने चेंजेस किए हैं, अगर इस प्रकार की क्रॉप हमारे पास आ जाती है तो हमने कहा कि वहाँ पर जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जो सॉइल होती है, अलग अलग प्रकार की जो सॉइल होती है उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा था, अगर हम यहाँ पर बात करें सॉइल की, क्रॉप दैट कैन बी सर्वाइवल इन अ हाईली सलाइन सॉइल आर प्रेफरेबल। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन आ रहा है तो वो वहाँ पे ग्रो कर पा रहा है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं कि कभी पानी अच्छा मिला कभी नहीं मिला, फिर भी ग्रो कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपने क्या बोला, आपके पास जेनेटिकली इम्प्रूव क्रॉप आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन फैक्टर्स को नोट कीजिए और देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से आपके पास जो क्रॉप है वो, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एक बार आप लोग रीड कीजिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें बताया गया है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। आपने कहा डिफरेंट फार्मर्स कैन हैव अ स्मॉल और लार्ज फार्म ऑन विच दे कैन यूज डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस। The choice of farming practice would depend upon the availability of a financial resources, money, hence a production practice can be divided into different levels। आपने कहा कि जो फार्मर्स हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास वैरी करता है कि किसके पास कितनी जमीन है, कितनी कृषि योग्य भूमि होती है। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने घरों में हमारे कुछ ही खेत होते हैं और हम सिर्फ अपने लिए ही क्या करते हैं, वहां पर फसलों को उगाते हैं। कुछ ऐसे फार्मर होंगे कि जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन को करते हैं। अब यहाँ पर आपने कहा कि अलग अलग फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है या फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस आती है। जैसे कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन, इस प्रकार के प्रोडक्शन में कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। जैसे कि अगर हम पारंपरिक खेती की बात करें तो आप देखते थे कि पुराने खेतों में सभी के पास अपने हल होते थे, बैल होते थे, वो खुद अपने खेतों में क्या करते थे, हल जोतते थे और खुद ही सारा काम करते थे। तो वहां पर कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है कि आपको किसी को वहां पे जो आपको लेबर है वो लगाने पड़ेंगे या फिर आपको ट्रैक्टर कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, बेसिकली सारे काम क्योंकि हम लोग खुद कर लेते हैं। दूसरा आता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन की, यहाँ पे कुछ खर्चा आप कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि खेत ज्यादा है तो वहाँ पे ट्रैक्टर मंगवा लिया है या कुछ लेबर लगवा लिए हैं। और नेक्स्ट आता है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जो बहुत लार्ज स्केल पे होता है। यानी कि आप मार्केट में जो भी अनाज हमें मिलता है, आपने कहा कि वो कुछ इन्हीं फार्मर की वजह से मिलता है जो कि बहुत बड़े स्केल पे क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। आपने कहा कि यहाँ पर आप अपने गांव में भी देखते होंगे कि किसी के पास बहुत अधिक खेत रहते हैं, किसी के पास बहुत कम खेत रहते हैं। और आपने किसी बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं, बड़े जो किसान होते हैं, बड़े किसान इट मीन्स कि उनके पास बहुत अधिक भूमि होती है जो बहुत बड़े स्केल पे क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिस होती है। अब आते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट से। यहाँ तक जो भी हमने बातें की है वो जनरल सी चीजें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, उसमें हमने बात की है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन की, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने कहा कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप जब हमारे पास आती है तो वहाँ पर उसमें कौन कौन से सुधार होते हैं, या ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं जो बेसिक से कैरेक्टर हैं।
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स की नीड किस प्रकार की होती है, उसे किस प्रकार से उगाया जाता है, वो कौन से मेथड या कौन सी टेक्निक है जो कि हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्रॉप पर, जिससे कि क्रॉप की क्वालिटी और क्रॉप के प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उन पोषक तत्वों के बारे में जो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आपको सारे ही पोषक तत्व पता होने चाहिए। आपने कहा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड, वो आवश्यक पोषक तत्व जिनकी पौधे को आवश्यकता होती है। वो कुछ 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आते हैं, यानी कि 16 आवश्यक पोषक तत्व हमारे पास आते हैं। ठीक है, वो 16 जो हैं आपकी स्क्रीन पे हैं, इस इमेज में आपको सारे बता रखे हैं। अब इनमें से कुछ क्या होते हैं, हमने कहा कि कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं मैक्रो और माइक्रो? आपने दो शब्द यहाँ पर पढ़े हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब, हम जब भी माइक्रो बोलते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। जैसे कि हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। यहाँ पर सूक्ष्म से क्या मतलब है कि वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को कम मात्रा में। एक चीज ध्यान दीजिए कि सभी की आवश्यकता होगी, जितने भी पोषक तत्व हैं सभी की आवश्यकता है। किन्हीं पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक मात्रा में और किन्हीं की कम मात्रा में है। ये सेम वैसा है जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि पानी की आवश्यकता हर एक पौधे को है, हर एक प्लांट को है। किसी पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो किसी को कम होती है, ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट। सेम वहां पर हमने कहा पोषक तत्व सभी, इसीलिए हम एसेंशियल कह रहे हैं, आवश्यक कह रहे हैं। आवश्यक का मतलब है कि वो चाहिए ही चाहिए। हमने कहा एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो 16 होंगे यहाँ पे, जिनमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो का मतलब होता है वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को कम मात्रा में होती है, उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन से आएंगे? वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता प्लांट को अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे? अगर हम एनिमल्स की बात करें, जंतुओं की बात करें या मनुष्य की बात करें, चलिए मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का एनिमल है, जंतु है। हमने कहा कि मनुष्य में भी हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं। हमने कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट और हमारे पास आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं उनमें भी दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब अगर मैं कहूँ कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। ये सारे हमारे पास पोषक तत्व आते हैं। इनमें से जितने भी पोषक तत्व अभी मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास आते हैं प्रोटीन और फैट, यानी कि वसा। ठीक है, ये हमारे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। अगर मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में हमारे विटामिन आ जाते हैं, हमारे मिनरल्स आ जाते हैं। आवश्यकता सबकी है, सारे विटामिन हमें चाहिए और सारे मिनरल्स हमें चाहिए। लेकिन हमने कहा अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, मिनरल्स विटामिन का या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का, हमने कहा इनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होगी। मात्रा में डिफरेंस है, ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने ये ले लिए हैं तो हमें अब प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा विटामिन की भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन हो गई है कि सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, विटामिन डी की कमी पाई जा रही है वहां पे भी अनिवार्य। लेकिन हमने कहा कि अगर दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, इनका और विटामिन का या मिनरल्स का, तो दोनों में हमें यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है इतना? यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं, प्लांट्स में भी हमें दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए पढ़ लेते हैं। आपने कहा द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता
पौधे को अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय द प्लांट आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि अगर वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को कम मात्रा में होती है उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए, अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारे पास आते हैं टेबल में देखिए। आपके लिए होमवर्क क्या है, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना होमवर्क नोट करेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरॉन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मैलिबर्डनम है और जिंक है। ये आपके आते हैं 16 पोषक तत्व। अब आपको करना क्या है, इनमें से आपके लिए होमवर्क में ये है, आप देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन कौन से हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट को कम मात्रा में होती है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन कौन से हैं जिनकी आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में होती है। ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, आपके बुक में दिया गया है और आपको पढ़ना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे इनमें से और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे। एक बार अपने क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आप एग्जाम्पल लिखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। अच्छा, यहाँ आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। हमने कहा मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में है और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता पौधे को कम मात्रा में है। क्लियर है इतना? चलिए एक बार नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया गया है वो न्यूट्रिएंट्स जो कि एयर यानी कि वायु के द्वारा प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपने कहा नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हवा के द्वारा वो कौन से पोषक तत्व हैं जो प्लांट को दिए जाते हैं, पानी के द्वारा कौन से पोषक तत्व दिए जाते हैं और सॉइल के द्वारा कौन से पोषक तत्व दिए जाते हैं। तो आपके ये जो होमवर्क में क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर आपको मिल गया है। आपने कहा व्हाट हैपेंस इफ प्लांट लैक दीज न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके सोर्स। सबसे पहले एयर, हवा से आपको आपको यानी कि प्लांट को कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। पानी से यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। सॉइल से क्या मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, जिसमें मैक्रो में आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की बात की है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपने कहा आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है एंड क्लोरीन है। ये आपके क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। क्या होगा अगर प्लांट को यहाँ पर ये पोषक तत्व नहीं मिले तो, ठीक है, इन पोषक तत्वों की कमी हो गई तो। ये तो आपके पास क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि क्या होगा अगर पौधे में इन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो गई तो। क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और सही से करें, हमने कहा क्या होगा यदि पादपों में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो गई। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या होगा यदि पादपों में उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब है कि इन ऊपर दिए गए पोषक तत्वों की कमी हो गई, या तो कमी हो गई है या अधिकता हो गई है, क्या होगा। चलिए हमने कहा कमी से हो सकता है कि इन पे कोई प्रभाव पड़े, क्या अधिकता से भी इन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन आता है। तो जो आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन आया था उसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आपको एग्जांपल पता चल गए हैं। अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए वो ये है कि क्या होगा यदि किसी पादप में किसी भी पोषक तत्व की या तो जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो गई है या बहुत कम हो गई है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके बारे में आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसी क्वेश्चन के बारे में और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।